आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आप सबने देखा किस तरह से जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी, जो कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ हैं, किस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया और किस तरह से उन्हें बेल भी मिल चुकी है। ये सारे ड्रामाई अंदाज में जो वाक़यात एक के बाद दिगरे पेश आए हैं, ये इन सब के पीछे हकीकत क्या है, ये हम जानना ज़रूर चाहेंगे। इसके लिए हमने दावत दी है जनाब एडवोकेट मीर मसूद खान साहब को। ये अर्नब गोस्वामी केस पर रोशनी डालेंगे। एडवोकेट साहब का आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, थैंक यू सर। जी, मसूद साहब, आप सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो एबैटमेंट टू सुइसाइड केस एक्ट है, ये इसकी थोड़ी तफसील बताइए। अबेटमेंट टू सुसाइड, अबेटमेंट का मतलब है शय देना या जी कोई ऐसा कॉज या कार्य या काम करना जिसकी वजह से किसी को खुदकुशी करने पे मजबूर करना, जी, जो वजह है खुदकुशी करने की। ओके ओके। तो ये अर्नब गोस्वामी के केस की क्या हकीकत है? ये हकीकत ये है कि ये लोग कुछ 80 लाख या 80 करोड़ के एक इंटीरियर डिजाइनर थे, उनसे काम करवा लिए थे। 83 अपना लाख स्टूडियो रुपए स्टूडियो बना लिए थे। जी। स्टूडियो बना के उनका बिल नहीं दिया और दो चार कोई लोग थे, तो हम्म। उनको काफी लॉस हुआ। एक नायक साहब थे इंटीरियर डिजाइनर, जी तो उन्होंने वो नायक साहब अपने फार्म हाउस पे जाके सुसाइड करे और उन्होंने नोट लिखे सुसाइड नोट में। एक शाहनवाज थे और एक साहब थे और ये अर्नब गोस्वामी का नाम था। तीनों की वजह से मैं फाइनेंशियल लॉसेस, और फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से ये पहला सुसाइड नहीं है, काफी सुसाइड्स होते हैं। फार्मर सुसाइड भी ये फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से होते, हम्म, बिजनेस लॉसेस की वजह से होते। ये हम्म, भी एक इतना बड़ा इन लोग लॉस करे थे पैसे नहीं देने की वजह से, जी जी इसीलिए वो इंटीरियर साहब को अपने अपने आप को खत्म कर लिए थे। जी जी। मैं ये जानना चाहूँगा, ये 2018 का केस है। ये केस क्लोज हो चुका था ऑलरेडी, इसे फिर से खोला गया है। तो क्या इंडिया का कानून परमिट करता है कि एक ख़त्म हो गए केस को दोबारा खोला जाए? जी बिल्कुल परमिट करता। ये अबेटमेंट टू सुसाइड और ये जो केसेस हैं, हम्म, सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड, रेप्स, मर्डर्स, ये प्रिंसिपल ऑफेंसेस है, डेकॉइटीज। ये हम्म, केसेस जब तक के तावख्ते इसका फैसला ना हो जाए हम्म, ऑन मेरिट्स, ये केसेस खत्म नहीं होते जी और ये केसेस क्लोज भी नहीं होते। जी। बात ये आ रही है कि क्लोज हुए, और ऐसे केसेस क्लोज नहीं होते। वरना आप हम्म, सोचिए कि कोई भी केस चालू हो जाएगा, शुरू होगा और फिर वो क्लोज होगा। वो केस इख्तिताम पे या सजा या एक्विटल पे क्लोज होता। तो इससे जी जी। पहले कोई वजह थी होंगी, अपने सामने वो नहीं है डिटेल्स। तो वो हम्म, उसके बाद 173 जो सीआरपीसी है, हम्म, उसमें 173(2) और 173(8) हम्म, दो स्पेसिफिक प्रोविजंस है हम्म, जिसमें केसेस पुलिस या स्टेट रीओपन कर सकते। जी। 173(2) में कोर्ट को पावर है, हम्म, 173(8) में पुलिस और स्टेट को पावर है, और ये बिल्कुल वैलिड रीओपनिंग हो सकती है। जी जी। इससे पहले एक एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर भी सेम सिमिलर जो है इल्ज़ामात लगाए गए थे। तो रिया चक्रवर्ती को जो सुशांत सिंह का जो डेथ केस था, उसे जो है सुसाइड केस को मर्डर या फिर अबैटमेंट टू मर्डर का जो है केस बनाने की कोशिश की गई थी। तो रिया चक्रवर्ती को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कितने दिन के बाद बेल मिली, और अर्नब गोस्वामी को कितने दिन के बाद मिली? जी हाँ, हालांकि ये दोनों केसेस अबेटमेंट टू सुसाइड के हैं और सुसाइड दोनों केसेस में है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में बॉम्बे में एक एफआईआर हुआ था, और बॉम्बे में एफआईआर होने के बाद वो केस चल ही रहा था। फिर ये सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे जो हम्म, सुसाइड किए थे, उनके फैमिली, हालांकि जुरिस्डिक्शन बड़ा स्पेसिफिक है सीआरपीसी में, हम्म, 449 सीआरपीसी, और जी, जुरिस्डिक्शन बड़ा स्पेसिफिक है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी। हम्म, जहां क्राइम हुआ वहीं पे एफआईआर होता। हम्म, बावजूद उसके वो बिहार में एफआईआर हुआ। फिर उन लोग सीबीआई इंक्वायरी के लिए बिहार के गवर्नमेंट
उसको ऑर्डर करी थी। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सिंगल जज थे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, उसको वैलिड एफआईआर बोले, इसीलिए वो बिहार से सीबीआई के पास गया। सीबीआई से भी शायद वो सुसाइड ही माना गया वो सुशांत सिंह राजपूत। अब ये आपका सवाल बड़ा ही नाजुक है कि दोनों को, ये बात जरूर है कि वो जो एक्ट्रेस थे उनको काफी दिनों के बाद बेल मिली, और मैं समझता हूँ शायद 60 डेज या 90 डेज होंगे, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, मेरे को याद तो नहीं है। लेकिन इसमें इनके केस में हाई कोर्ट में था, 2-4 दिन कुछ हाई कोर्ट में हियरिंग हुई, हाई कोर्ट डिसमिस करे, कल इन्हों फाइल करे, आज लिस्टिंग हुई वेकेशन बेंच पे, जस्टिस वाई चंद्रचूड और इंदिरा बैनर्जी, और आज उनको बेल मिली। जी जी, पहले केस हाई कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट ने जो है रिजेक्ट किया जो बेल पिटिशन है, उसके बाद फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। तो ये जो हेबियस कॉर्पस केस होता है, इसका फाइलिंग प्रोसीजर ये आवाम के लिए, जैसे कि लेबरर्स होते हैं, स्मॉल टाइम वर्कर्स होते हैं, मुतवस्सित तबके के लोग होते हैं, क्या ऐसे लोगों के लिए, और फिर ये जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ होते हैं, क्या ये सब लोगों के लिए एक जैसा है या फिर इसमें कुछ फर्क पाया जाता है? जी देखिए, आपके सवाल के दो जवाब हैं। लॉ सबके लिए एक ही है। आपको याद है हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि जो पट्टी रहती मूर्ति के ऊपर वो इसलिए नहीं रहती कि कानून अंधा है। कानून, जो जज है वो कोई विटनेस तो रहते नहीं, उनको तो सुन के ही देना है। लेकिन जो पट्टी है वो इसलिए है कि बादशाह और फकीर को जज नहीं देखता, दोनों को एक बराबर देखना पड़ता। जी जी। अब ये सवाल है कि जब बेल्स के लिए जाते हैं तो 100 साल से जितनी सीआरपीसी है 1886 की, जब से सब वकीलों को यह सिखाया जाता कि लोएस्ट कोर्ट जो होता, यानी मैजिस्ट्रेट के ऊपर सेशंस के, तो वहां जाके बेल डालना चाहिए। क्योंकि होता ये कि आप एक बार हाई कोर्ट चले गए तो अगर हाई कोर्ट में डिसमिस हो गई तो फिर सेशंस कोर्ट या लोअर कोर्ट के लिए डिफिकल्टी हो जाती बेल देने के लिए। इसीलिए पहले कई बार लोअर कोर्ट, जो बिल्कुल लोएस्ट कोर्ट रहता ज्यूरिसडिक्शन का, उसमें फाइल किया जाता। ये केस ऐसा है कि लोग हाई कोर्ट में फाइल किए। ठीक है। लेकिन इसमें भी ये हुआ कि हाई कोर्ट में फाइल करने के बाद हाई कोर्ट दो वजह से इसको डिसमिस करा। एक तो एफआईआर को वैलिड बोला, रीओपनिंग को भी उनको हक है बोला। एनीवे वो तो पॉइंट ऑफ लॉ था। लेकिन इन लोग क्या किए, फिर उसके बाद जाके सेशंस कोर्ट में बेल फाइल किए। और पुलिस जो है वो, उनको प्रोविजन है सीआरपीसी में, जो लोग पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई किए और उनको परमिशन भी मिला इंट्रोगेट करने का जेल में। ये क्या नाम है, गोस्वामी को, तो परमिशन था। अब ये बात बहुत लोगों को चमका दी कि कल इनकी फाइलिंग हुई और रजिस्ट्रार साहब के पास आज, हालांकि वेकेशन बेंच पे आया और आज उनको बेल मिल गई। और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है जस्टिस एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, वो लेटर भी लिखे, इससे पहले भी उनका ये ऑब्जेक्शंस थे, और वो लेटर भी लिखे कि कई लोगों के, खास तौर पे कश्मीर में जो हुआ 370 के बाद जो लॉकडाउन हुआ, उसमें सुनने सुप्रीम कोर्ट को टाइम नहीं था। और फिर उससे बड़ा जो था माइग्रेंट वेकर लेबरर्स, जो 100 से लेके 2000-3000 किलोमीटर तक पैदल चल रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनने को टाइम नहीं था। तो इनके केस इतनी जल्दी लिस्टिंग कैसे हो गई, जबकि दूसरों के केसेस को बहुत लंबा टाइम लगता है सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग के लिए। जी, और आमतौर पर आवाम की जानिब से ये शिकायत भी रहती है कि ये जो केस फाइल करना होता है इसमें काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं, और लिस्टिंग के लिए काफ़ी ताख़ीर होती है आमतौर पे केस में, ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के केस में। तो क्या ये अर्नब गोस्वामी का जो 2 दिन में हियरिंग भी हो गई और बेल भी मिल गई, तो इससे क्या हम ये समझें कि आवाम जो सोचती है सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से वो गलत सोचती है? जी, इसको मैं टोटली गलत सोचती नहीं बोल सकता।
आवाम का सोचना भी सही है। एक बात देखिए, 150 करोड़ आवाम है अपने पास, और ये बात सही है कि हमारी जो फाइलिंग होती है उसमें स्क्रूटनी ज़्यादा होती, ऑब्जेक्शंस बहुत आते, और उसको डिले होता फाइल होने के लिए। कम से कम अर्लीस्ट जो लिस्टिंग होती वो अर्लीस्ट सारी आपके दबाव और सारी कोशिशों के बाद वो 15 दिन से पहले नहीं होती जी। तो ये जो हुई, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट खुद एक लेटर लिखे रजिस्ट्रार को कि ये सेकंड डे इसकी लिस्टिंग कैसे हो गई। इससे पहले भी जो इनका मैटर्स आए थे उसमें भी ऐसे ही लिस्टिंग हुई थी, और इसके ऑब्जेक्शंस वकला के एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से रेज हो रहे हैं, और शायद और ज्यादा आगे भी रेज होंगे। जी जी। और फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि हाई कोर्ट में अर्नब गोस्वामी का केस क्यों रिजेक्ट किया गया? 3 ग्राउंड पे रिजेक्ट हुए। एक तो बोले मेरिट नहीं है, दूसरे जजेस बोले कि अगर हम इनको, देखिए मैं इससे पहले भी बोला कि आपका काम है, आप लोएस्ट कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए। अगर बेलेबल है तो बेलेबल में डालना चाहिए, अगर नॉन बेलेबल है तो फिर मजिस्ट्रेट हो या सेशंस हो वहां पे जाना चाहिए। अब ये चूंकि अबेटमेंट था, ये सेशंस पे जाना चाहिए था, लेकिन अब ये उनकी वकला की गलती है या उनकी गलती है, या फिर इन लोग को कोई ऐसी किस्म की श्योरिटी है हायर कोर्ट जाने। मैं तो नहीं सुना कोई डायरेक्ट। आप देखिए सलमान खान के केसेस थे, हाई प्रोफाइल काफी केसेस थे, सारे सेशंस कोर्ट से ऊपर जाते। ये लोग हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट 2 वजह 3 वजह दिया। एक तो बोला मेरिट नहीं है, दूसरा ये बोले कि हम अगर आज इनको बेल दे देंगे तो फिर ये अब हजारों लोग जब आएंगे तो हमको इसको भी उनको भी देना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेट रेमेडी जब सेशंस पे है तो फिर हाईकोर्ट डायरेक्ट क्यों आए, वो एक वजह थी। तीसरी वजह इन लोग की ये थी कि रीओपनिंग रॉन्ग है, तो उसको हाईकोर्ट स्पेसिफिकली अपहोल्ड करा के रीओपनिंग जो हुई वो राइट है। तो हाईकोर्ट तो उनकी पूरी के पूरे जितने रेमेडीज वो पूछ रहे थे रिलीफ, वो उसको रिजेक्ट किया। बट सब आज कल फाइल करने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से चंद्रचूड़ साहब के बेंच से उनको बेल मिली। जी। ये जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई। आपने पहला रीज़न जो बताया, हाई कोर्ट ने कहा कि ये केस में मेरिट नहीं है, और फिर आप लोअर कोर्ट में फाइल करिए। जब हाई कोर्ट ने ये गवारा नहीं किया कि वो केस उनके पास फाइल करें बल्कि लोअर कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में ये कैसे पहुंच पाया? अब देखिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ उनको तो राइट है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। SLP फाइल होते इसके, क्योंकि ये अगर रिट पिटिशन थी या क्रिमिनल पिटिशन थी, दोनों भी सूरत में SLP इसके फाइल होते, तो उनको राइट था जाने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चिदम्बरम को बेल नहीं हुई थी, हालांकि सीनियर एडवोकेट थे बार एसोसिएशन के। और फिर आप जो इससे पहले का अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बोले, उसमें भी बेल नहीं हुई थी काफी दिनों तक, काफी दिन हुए, वो 60 दिन या 90 दिन। लेकिन इस पे तो अब आवाज उठ रही है कि इनको सेकंड डे कैसा बेल मिली। देखिए ये बात कहां तक जाती। जी जी। और एक बात मैंने ये देखा कि अर्नब गोस्वामी को जो अरेस्ट किया जा रहा था, तो अर्नब गोस्वामी के फैमिली मेंबर्स का ही शूट किया गया वीडियो है, जिसमें ये कहीं नजर नहीं आ रहा है कि पुलिस वालों ने अर्नब गोस्वामी से ज्यादती की। मगर अर्नब गोस्वामी बार बार ये कह रहे हैं कि मुझ पर असॉल्ट किया गया है, फिजिकली इंजोर किया गया है। तो ना उनके पास शवाहिद है, ना पुलिस वालों के पास है कि जो है अर्नब गोस्वामी पर अटैक किया गया पुलिस वालों की जानिब से। तो ये अर्नब गोस्वामी का कहना कैसा है? देखिए झूठ है, ये आदमी झूठा है, सबको मालूम है। ये रिया चक्रवर्ती का इलेक्शन में इन लोग लंबा चलाए बड़ा, तो इनके ऊपर फिल्म एक्टर्स के ऊपर इन लोग बड़े गंदे वर्ड्स यूज किए, और टीआरपी के चक्कर में। और इनके ऊपर एलिगेशन भी है कि 500 रुपए देके टीआरपी बढ़ाते थे, लोगों को पैसे देते थे टीवी देखने के लिए। जी। और ये इसमें इनके ऊपर ये भी एलिगेशन है, और भी एलिगेशंस ये हैं कि ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, लोगों को डिफेम कर रहे हैं। तो एक सूट है जो काफी बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स बॉम्बे के दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल किए, और दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज साहब है वो बोले भी कि आप अंडरटेकिंग दो कि आप बदतमीजी नहीं करेंगे और किसी को डिफेम नहीं करेंगे।
तो इन लोग के ऊपर तो काफी दिनों से एलिगेशंस उठ रहे हैं, चल रहे हैं, और ये लोग करे भी बड़ी बदतमीजियां। आप भी एक चीज देखिए, आपकी जर्नलिज्म है, न्यूज का जो वर्ड है और उसका मीनिंग है, उसके अंदर इन लोग लाना, डिबेट करना, पाकिस्तान से कुछ लोगों को लाना, टीवी पे बिठाना, हम नहीं जानते वो पाकिस्तानी है नहीं है, वो उनको बदतमीजी कर रहे हैं, वो लोग इंडिया के बारे में बदतमीजी कर रहे हैं, जुडिशरी को जो दिल में आया वो लोग बोल रहे। तो इन लोग बदतमीजी का लेवल तो बहुत दूर लेके चले गए। और ये लोग अपनी टीआरपी के चक्कर में बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ हाई कोर्ट से इन लोग के ऊपर ऑब्जर्वेशन आया था, दिल्ली हाई कोर्ट से, जी। कि ये लोग ये सब बदतमीजी किसी के साथ नहीं कर सकते। ये आपने दुरुस्त फरमाया। ये तो खैर बहस अलग है कि जर्नलिज्म को वो किस तरह से कर रहे हैं। मैं यहाँ जी सिर्फ केस पे फोकस कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि पुलिस वाले इतने नर्म रवैया इख्तियार किए हुए हैं, रिक्वेस्टिंग टोन में बात कर रहे हैं। हालांकि इतने सारे पुलिसमैन हैं, वुमन पुलिस भी है, मगर कोई भी तशद्दुद नज़र नहीं आया। फिर भी जी बार हाँ, बार ये कहना अर्नब की देखिए, जानिब से। कस्टडी और अरेस्ट हम्म। का जो मीनिंग है हम्म। लीगल पैरेलेंस में, लॉ लेक्सिकन में, जी। अरेस्ट वो है कि आप किसी को अपने कब्जे में लेना। हम्म। तो अगर आदमी वॉलंटरी चल के आता है और आके अपने आप को हवाले करता है तो वो भी एक अरेस्ट है। ठीक है। लेकिन जब आदमी, हम टीवी पे जो सब लोग देखे उसमें ये बैठ जा रहे थे, ढकल रहे थे, इन्होंने गाली भी दी है किसी को, जी। पुलिस वाले बड़े गुस्से में आए, दरवाजा ढकले, इन्होंने लात मारे जी। और इनकी बीपी रिकॉर्ड कर रहे थे। ये बात आप एक इंफॉर्मेशन में देखिए कि पुलिस की भी रिकॉर्डिंग आई, जी। और वो टीवीज में आई कि पुलिस वाले इनको काफी रिक्वेस्ट करे और इन्होंने बोले वो मेंटेन करो और वो डिस्टेंस सोशल मेंटेन डिस्टेंस। करो, जी। और बदतमीजी करे। और इन्होंने किसी लेडी को, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, किसी लेडी इंस्पेक्टर को शायद थप्पड़ मारे या कुछ इनके ऊपर, और एक एफआईआर भी है वो दौर में, जी। मिसहैंडल करे या जो भी करे, एक और जी। एफआईआर। जी। जी। तो बदतमीजी इनो ज्यादा करे, पुलिस वाले नहीं करे, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी है अपने सामने, जी। जी। सबके सामने। तो हाँ, एक तो पुलिस वालों की रिकॉर्डिंग है, दूसरी इनकी खुद की रिकॉर्डिंग है। उसमें भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि पुलिस वालों ने तशद्दुद की। तो इस तरह से नहीं, झूठा बैठ इल्ज़ाम। गए, हम्म। बैठ गए, पुलिस वालों की बात नहीं सुन रहे थे। देखिए, आप एक बात समझिए कि इनके ऊपर एक बहुत बड़ा केस बन सकता, जी। जो स्टॉपिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम इट्स ड्यूटी। राइट, ऑब्स्ट्रक्शन। जब आपका जो राइट है, पुलिस वालों को जब वो एफआईआर करे तो उनको राइट है अरेस्ट करने का, हम्म। उनका डिस्क्रिप्शन है। तो जब वो लोग आपके घर पे आए तो इन्हों जो तरीके से उतनी देर रोके, हम्म। तो इनको उसके ऊपर खुद एक सेक्शन है, शायद हम्म। 353 है। जी। तो उसका सेक्शन है स्टॉपिंग पुलिस फ्रॉम कैरिंग आउट द लीगल ड्यूटीज। जी। वो अभी तक नहीं लगा, नहीं मालूम क्यों उन लोग वो रिकॉर्ड के बेसिस पे नहीं लगाए। तो जी। इन्हों ऑब्स्ट्रक्ट करे उसको, बिल्कुल। इनकी बिल्कुल। फैमिली भी करी। बिल्कुल। और बार बार जो है ये कह रहे थे कि मैं इंजर्ड हो गया, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, आप लोग बाहर जाइए, मैं जो है आता हूँ। और फिर जो है अरेस्ट को जो है अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, और इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे वो अपने कोई चैनल के स्टूडियो में हो। जी हाँ, अरेस्ट को अवॉइड करने की कोशिश इंसान के हक में है। हम्म। आम तौर पे भी होता कि वकीला के हाथ में जब क्लाइंट रहता तो वकील कोशिश करता कि उसको रोके और उसकी बेल हो, एंटिसिपेटरी बेल हो, तो वो हम्म। हक है। लेकिन जो तरीके से इन लोग बैठ जा रहे थे और ये खड़े नहीं रह रहे थे, इनको पकड़ के खींचना पड़ रहा था, हम्म। ड्रैग करना पड़ रहा था, ये हम्म। सारा ऑब्स्ट्रक्टिंग द ड्यूटीज में आता है। हम्म। नहीं मालूम बॉम्बे पुलिस इसको क्यों नहीं हो करी। जी। और पुलिस वाले जब एंटर हुए इनके घर में, शुरू में ही इन्होंने बता दिया कि जो 2018 का जो केस है, अबेटमेंट टू सुसाइड केस, उस बेसिस पे आपको जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद फिर काफ़ी देर के बाद वो फिर पूछते हैं कि मुझे कौन सा चार्ज लगाया जा रहा है। तो ये क्या अपनी आला जहानत या जो है कुन जहनी का मुजाहरा हो रहा है, क्या है? नहीं, बिल्कुल स्टूपिड है, क्योंकि सीआरपीसी में कुछ प्रोसीजर्स हैं, हम्म। और वो प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ता, और वो पुलिस वाले देखा मैं फॉलो कर रहे थे। हम्म। अरेस्ट का रीजन बताना पड़ता, और उनके कोई फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ता था। मैं देखा दो
वो कैसेट भी सर्कुलेशन में है कि 2 लेडी कांस्टेबल्स या कोई ऑफिसर्स हैं जो इनकी वाइफ से शायद साइन भी ले रहे थे। जी तो जी। वो पूरा प्रोसीजर उन लोग का है, वरना हाईकोर्ट में वो मसला आता था और वो उठता था, नहीं उठाना। ठीक ठीक है। तो अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है, अब आगे आप इसे कैसे देखते हैं? इतनी आसानी से जब बेल मिल सकती है तो एक्विटल भी होने के चांसेस है? नहीं, हम उस पर नहीं बात करेंगे, इसलिए कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है। हम्म और जो सेशंस कोर्ट है वहां से इनकी इंट्रोगेशन की भी वो है, परमिशन है। तो अब हम्म इनका इंट्रोगेशन होगा, एविडेंस क्या है, पुलिस। अब देखिए, इनको बेल मिल गई, ठीक है, लेकिन इनका इंट्रोगेशन होना और पुलिस क्या फाइल कर सकती है, उनका इन्वेस्टिगेशन क्या डायरेक्शन में रहता, वो हम अभी प्रिएम्प्ट नहीं करेंगे, हमको उसके लिए जी वेट करना। जी जी। एक आखिरी सवाल मेरा, जी अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है वो एक अलग वजह से हुई है, जी मगर उनके सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट पर हमला हुआ है, जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है, बेजा अरेस्ट किया गया है। और उनके मुखालिफिन इस बात से खुश हो रहे हैं कि वो जर्नलिज्म में जो है ठीक से अपना रोल नहीं निभा रहे हैं, इसी वजह से वो अरेस्ट किया गया। ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो सपोर्टर्स भी मुखालिफिन भी दोनों भी डायरेक्शनलेस नज़र आते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आवाम की जहनीत कहाँ जा रही है? आवाम की जहनियत इस वक्त पे जो जा रही है कोई मायने नहीं रखती, हम्म क्योंकि इनको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो लोगों को की सलाहियत पे डिस्कस करना वेस्ट ऑफ टाइम है। हम्म और जो लोग बोल रहे हैं, वो जो लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं, अलबत्ता उनके सोच के बारे में काफी बात सोसाइटी में चल रही, जो टीआरपी जर्नलिज्म है। हम्म और रविश कुमार के भी काफी उस पे प्रोग्राम्स आते हैं, जो टीवी पे चीख पुकार का इन लोग का कंपटीशन है। 3-4 हैं ये। एक जी। कोई लेडी जर्नलिस्ट भी है टाइम्स नाउ की, हम्म और कोई 2-4 और है, वो अमीश देवगन और उन सब। तो ये लोग तो गालियां भी सुने। एक त्यागी साहब थे जिसका इंतकाल हुआ कांग्रेस के, हम्म उन्होंने अमीश देवगन को ऑन नेशनल एयर बोले भड़वा है, दल्लाल है। हम्म। उसी प्रोग्राम के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया। नहीं नहीं नहीं, उसके फिर सेकंड प्रोग्राम एक सरदाना बोल के है, इन्हों भी काफी अच्छा। बदतमीज जर्नलिस्ट हैं। जी जी। और उनको उन्होंने दल्लाल और भड़वा बोले। उसके हम्म बाद एक सरदाना का प्रोग्राम आ रहा था, हम्म वो और उनका जो डॉक्टर है बीजेपी वालों का, हम्म। अम, वो डॉक्टर उन्होंने थे, वो उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया अच्छा। सेकंड प्रोग्राम। जी जी। तो एडवोकेट मसूद सरदाना, ये साहब। देवगन, ये हम्म, सब बहुत बदतमीज जर्नलिस्ट हैं। जी जी जी। तो जर्नलिस्ट है ही नहीं है। देखिए, जर्नलिज्म मेरे को नहीं मालूम कि कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट है। जर्नलिज्म क्या चीज है, वो पहले तो वो डिफाइन करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है ठीक है। आपका अर्नब केस में फाइनल कमेंट क्या रहेगा? देखिए, जो हुआ नेशनल लेवल पे, नेशनल टीवी पे, जो बहुत बहुत बदतमीजी हुई। और पुलिस के साथ जब आम आदमी को हक नहीं है, तो इन्हों इतनी बदतमीजी करना, इतना करना, ये अनवारंटेड, अनवांटेड है और अनएक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी है। उसके बाद उन्होंने जेल में से भी जो चीखा मार रहे थे, वो हम्म। बिल्कुल ही थर्ड रेट उनकी एटीट्यूड है, जो जी अनएक्सेप्टेबल इन बेसिक सोसाइटी है। जी जी। एडवोकेट साहब, आपका हमसे जुड़ने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये थे जनाब थैंक यू सर। एडवोकेट मीर मसूद खान साहब। ये हमें अर्नब गोस्वामी के केस के सिलसिले में तफसील बता रहे थे, किस तरह से हेबियस कॉर्पस केस जो है आवाम तक पहुंचना चाहिए। हालांकि प्रोविज़न है मगर ऐसा हो नहीं रहा है। और जिस तरह से तेज़ी से अर्नब गोस्वामी को बेल मिल गई, वहीं पर रिया चक्रवर्ती को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर भागना पड़ा, तब जाकर जो है ये मुमकिन हो पाया। तो यहाँ ये बड़ा बड़ा सवाल उठाता है कि आवाम के हक़ में अदलिया काम नहीं कर रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये मुल्क के लिए एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। और जिस तरह से अर्नब ने पुलिस वालों पर झूठा इल्ज़ाम लगाया असॉल्ट का, तो इससे अर्नब की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।